कोशिका विभाजन होता है तो एक सेल जो अपने आप को क्या करती है, विभाजित करके नई सेलों को बनाती है। मतलब किसी कोशिका से नई कोशिकाओं का बनना ही क्या कहलाता है, हमारा कोशिका विभाजन कहलाता है। जो कोशिका अपने आप को विभाजित करती है उसे हम मातृ कोशिका कहते हैं, मदर सेल। और जिनसे जो कोशिकाएं बनती हैं आगे, जो नई कोशिका बनती है उसको हम क्या कहते हैं, पुत्री कोशिका या डॉटर सेल। ये पेपर में आता है, इसलिए याद रखिएगा कि मातृ कोशिका से कौन सी कोशिकाएं बनती हैं, पुत्री कोशिकाएं। ठीक है, एक कोशिका से केवल ऐसा नहीं है कि केवल 2 ही नई कोशिका बनेंगी, 4 भी बन सकती हैं, 6 भी बन सकती हैं। उसके डिवीजन पर डिपेंड करता है कि कैसा डिवीजन हो रहा है। हमने बताया था कि कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ठीक है, कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने बताया था और इन्होंने ये बताया था कि जो कोशिका विभाजन होता है यह कोशिका चक्र का, जो हमारी सेल साइकिल होती है उसका एक चरण है या पार्ट है, जो कि आपकी कोशिका चक्र 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है। अवस्था हमने बताई थी आपको, जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था और M अवस्था। अभी तो होशियार हो, अब इसके आगे पूछूंगी तब बताना। ठीक है, जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था, M अवस्था, ये कोशिका विभाजन की अवस्था नहीं है, ये सेल साइकिल की अवस्था है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जो लाइन हम बोलने जा रहे हैं। कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। इन्होंने ये बताया था कि जो कोशिका होती है अपने आप को विभाजित करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो कोशिका विभाजित होती है उसे हम मातृ कोशिका कहते हैं और जो नई कोशिकाएं बनती है उसे हम पुत्री कोशिका कहते हैं। अब जो कोशिका विभाजन है कोशिका चक्र की प्रक्रिया का एक चरण है जो कि 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है कोशिका चक्र। जो जीवन अवस्था होती है इसमें आपके आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। G2 अवस्था में विभाजन की, कोशिका विभाजन की तैयारी होती है और M अवस्था में कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, मतलब एक चरण होता है कोशिका चक्र का जिसमें सेल डिवीजन एक चरण होता है अंतिम वाला अवस्था पे। तो कोशिका चक्र 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है, जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था, M अवस्था। जीवन अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, G2 अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है और M अवस्था में विभाजन हो जाता है या होता है। ठीक है, अब इसके आगे हमने बताया था कि जो कोशिका विभाजन है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अब ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। असूत्री विभाजन ऐसा विभाजन जिसमें मतलब जो नॉर्मल विभाजन हो, जैसे एक कोशिका से 2 कोशिकाएं नॉर्मली बन गई। जैसे हमने कल बताया था आपको अमीबा का, कि अमीबा अपने आप को अगर प्रजनन करना चाहती है, देखिए नई कोशिकाओं का बनना, चाहे वो विभाजित होकर या किसी अन्य क्रियाओं द्वारा, उनका एक प्रकार का प्रजनन होता है ये। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है। तो अमीबा अपने आप को किसी रूप में विभाजित करके नए अमीबा को बना सकता है। तो ये जो सामान्य वाला विभाजन होता है, सामान्यतः विभाजन, ये असूत्री विभाजन में होता है और ये किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, अब कुछ नए हैं यहाँ पे क्लास में, कुछ नए बच्चे हैं, ठीक है, उनको समझा देते हैं प्रोकैरियोटिक क्या है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक और कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका में कुछ अंग पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, ये सभी कोशिका के अंग होते हैं। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक और साथ ही साथ कोशिकांग क्या हो, अनुपस्थित, मतलब उनका अभाव हो, ना पाए जाए, ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कहलाती हैं। तो याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, असूत्री। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या आता है, जीवाणु, विषाणु, नीलहरी शैवाल और प्रोटोजोआ,
जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी प्रोटोजोआ है ना, तो इन सभी में किस प्रकार का विभाजन होगा? असूत्रीय विभाजन। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीबा का जो विभाजन होता है वो किस प्रकार का होता है, तो याद रखेंगे किस प्रकार का होता है? असूत्रीय, क्योंकि जो अमीबा क्या है? एक प्रकार का प्रोटोजोआ, एक कोश की प्रोटोजोआ है। वो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे आपका वर्गीकरण, तब उसमें बताएंगे कि कैसे है वो प्रोटोजोआ। अब समसूत्री की बात करें तो सामान्यतः विभाजन ये सभी जीवों में पाया जाता है, ये वाला विभाजन समसूत्री विभाजन। स्पेशली ये आपकी कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सोमैटिक सेल कहाँ पाई जाती हैं? सोमैटिक सेल आप लोगों ने हिंदी में शायद कम सुना होगा, सोमैटिक सेल ज़्यादा सुना होगा। ये जो विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, स्पेशली हमारे शरीर के सोमैटिक सेल पे होता है। सोमैटिक सेल के अंतर्गत हमारी त्वचा, स्किन, हमारे शरीर के अंदर जितने अंग हैं, पाचन अंग, उत्सर्जन अंग, श्वसन अंग, है ना, तो ये सभी में जो कौन सा डिवीजन होगा आपका? समसूत्री विभाजन, या फिर आपको कह सकते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइटोसिस, है ना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइटोसिस। तो ये जो माइटोसिस डिवीजन है वो हमारी सोमैटिक कोशिकाओं में होता है। और सोमैटिक सेल कहाँ पाई जाती है? हमारे स्किन में। हमारे जो पाचन अंग है, पाचन अंग में कौन कौन से आएंगे? क्या आएगा पाचन अंग में? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत भी कुछ पार्ट निभा देता है, और अग्नाशय और पित्ताशय। चलो ये तो उत्सर्जन में आ जाएगा, है ना, पित्ताशय उत्सर्जन में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ है। तो आपके जितने भी सोमैटिक सेल होती हैं, जैसे आपका स्किन हो गया, पाचन अंग हो गया, उत्सर्जन अंग हो गया, श्वसन अंग हो गया, इन सभी कोशिकाओं में आपकी सोमैटिक सेल उपस्थित होती है। और जहाँ भी सोमैटिक सेल होगी उसमें कैसा डिवीजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। ठीक, इसके अलावा हमारे शरीर में घावों का भरना, कल हमने बताया था आपको कि जो हमारी चोट लग जाती है और हमारी जो घाव होता है वो भर जाता है, तो घावों का भरना भी किसके कारण होता है? समसूत्री विभाजन, है ना। विभाजन का मतलब ये एक कोशिका से नई कोशिकाओं को बनना, इन कोशिकाओं से फिर कोशिकाओं को बनना, फिर उन कोशिकाओं से और कोशिका, जैसे जैसे कोशिका। देखिए, कोशिका विभाजन हमारी बॉडी पे तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी बॉडी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती। अगर आपका शरीर पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है तो सेल डिवीजन होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि 23 साल तक लंबे हो गए और फिर अगर सेल डिवीजन होता रह गया तो फिर आप और लंबे हो जाओगे ना। वो कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें आदमी बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, वो बीमारियां हैं, एक्रोमेगली बोलते हैं उस बीमारी को। तो बीमारियां अलग चीज़ है। अगर आप सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपके लिमिट टाइम तक आपका कोशिका विभाजन होगा और आपका शरीर क्या करेगा? विकास करेगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं इसको। समसूत्री विभाजन में 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन बताएंगे इसको? कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं समसूत्री विभाजन में? इंटरफेज, फिर मेटाफेज, और बताओ भाई। अच्छा, प्रोफेज पहले लिखिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट है आपका टेलोफेज। ये 5 अवस्थाएं होती हैं आपकी इस समसूत्री विभाजन में। इसके अंदर की चीज आपको नहीं समझनी, क्योंकि अंदर की चीज आपको पेपर में आती नहीं है। ठीक है ना, तो इतना याद रखिएगा कि इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये किसमें होती है ये अवस्थाएं? समसूत्री विभाजन में। अब अर्धसूत्री में आते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज हमने बताई थी कल कि समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? चलो बताओ, ये तो लिखा नहीं था मैंने। किसने की थी समसूत्री विभाजन की खोज? जो मैं कल पढ़ाती हूँ माइंड से बॉस कर देती हूँ क्या नहाते वक्त? किसने की थी? वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी, फॉर्मर तथा मुरे ने नहीं। किसने की थी? वॉल्टर फ्लेमिंग ने की थी। पीछे से किसी ने बताया है, वॉल्टर फ्लेमिंग ने खोज की थी समसूत्री विभाजन की। अब अर्धसूत्री की बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी फॉर्मर तथा मुरे ने। फॉर्मर तथा
मूरे ने इसकी खोज की थी। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है द्विगुणित कोशिकाओं में पाया जाता है, जो अपने आप को द्विगुणित करती हैं, डिप्लॉयड कोशिका होती हैं। अब ये जो कोशिका होती है स्पेशली आपके लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक फीमेल और एक मेल होना जरूरी है। जैसे पौधों में रिप्रोडक्शन होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि परागकण बनते हैं, एक मादा पुष्प होता है, एक नर पुष्प होता है। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है? वो मैं बॉटनी में उसमें डिटेल से बताऊंगी, लेकिन अभी समझिएगा। आपके जो नर पुष्प होते हैं उसके परागकण निकल के जब मादा पुष्प में आते हैं तो मादा पुष्प से फिर अंडाशय से फल बनता है और फिर बीजांड जो बनता है उससे बीज बनता है। वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन अभी के लिए समझिए। जैसे नॉर्मली इंसानों में होता है कि मादा और पुरुष होते हैं, उसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है? लैंगिक रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीव होते हैं उनमें किस प्रकार का विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन, है ना। लैंगिक जनन करने वाले जो अंग होंगे उनमें किस प्रकार का विभाजन होगा? अर्धसूत्री। अब इसमें एक कॉमन चीज है, एक क्वेश्चन पेपर में आया था कि केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कोई बताएंगे? केंद्रक का विभाजन, देखिए कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, और जब विभाजन होगा तो केंद्रक का भी विभाजन होगा। तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? कोई बता सकते हैं केंद्रक के विभाजन को क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। ये आ चुका है पेपर में, ठीक है। इसको हम लिखाएंगे सबसे लास्ट में, मेन फैक्ट है, याद रखेंगे कि केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। पूरी कोशिका का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस, ठीक है। पूरी कोशिका का विभाजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। क्लियर हो गया सबको? ठीक, एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान से सुन के फिर उसको लिखना है। तो किसी भी कोशिका से नई कोशिकाओं का बनना हमारा कोशिका विभाजन कहलाता है। जो विभाजित होने वाली कोशिका होती है उसे हम मातृ कोशिका या मदर सेल, और उनसे बनने वाली नई कोशिकाओं को हम डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है। कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। यह बताया था कि कोशिका विभाजन कोशिका चक्र का ही एक चरण है। कोशिका चक्र 4 चरणों में कंप्लीट होता है: जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था और M अवस्था। जीवन अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, G2 अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है और M अवस्था में विभाजन होता है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें विभाजन की, तो विभाजन 3 प्रकार का होता है: आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जैसे जीवाणु, विषाणु, नीलहरी शैवाल, प्रोटोजोआ, इन सभी में आसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। आमाइटोसिस बोलते हैं इसको। समसूत्री विभाजन की बात करें तो इसकी खोज की थी वॉल्टर फ्लेमिंग ने, और ये जो विभाजन होता है आपकी कायिक कोशिकाओं में होता है। जैसे कायिक कोशिका हमारे बॉडी में स्किन में पाई जाती है, पाचन अंग, उत्सर्जन अंग, श्वसन अंग में पाई जाती है, और घावों का जो भरना होता है वो भी किसके कारण होता है? समसूत्री। अर्धसूत्री की खोज की थी फॉर्मर तथा मूरे ने। यह जो विभाजन होता है द्विगुणित कोशिकाओं, जो कि लैंगिक जनन करने वाली कोशिका पाए जाते हैं, और ये अर्धसूत्री विभाजन में जो आपका केंद्रक का विभाजन होता है उसको कैरियोकाइनेसिस, और कोशिका का विभाजन साइटोकाइनेसिस। चलिए लिखिए इसको। बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं बोल दिया, पता चले कि सब बाहर। ऐसा तो नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको लिखाना नहीं है कॉपी पे, ठीक है ना, यहाँ पे समझाना है। तो समझ में ना आया हो तो बताओ, फिर से वही चालू करूँ। आ गया समझ में? चलो लिखो। कल हमने कहाँ तक लिखा दिया था? M अवस्था तक कंप्लीट हो गया था। जो नहीं थे क्लास में तो उनको मैंने समझा दिया, वो अपने से लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा लिखाया था, लास्ट का इसका लिखाया था, तो फोटो खींच लीजिएगा। चलिए लिखिए, एक स्टार पॉइंट बना के लिखिए, सारे डिवीजन डाल लीजिए और स्टार पॉइंट बना के लिखिए। चलिए लिखिए, जीवन, वो वाला जीवन नहीं, ये वाला जीवन, ठीक है। जीवन G2, जीवन G2 तथा एस अवस्था को जीवन G2, ये वाला जीवन, जीवन
G2 तथा S अवस्था को संयुक्त रूप से इंटरफेज कहते हैं। संयुक्त रूप से मतलब तीनों को अगर कुल मिलाकर कहें तो क्या कहेंगे? इंटरफेज। ठीक है, ये लिखा हुआ है इंटरफेज। ये G1, G2 और S अवस्था को क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं, तीनों को मिलाकर। अगला स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट का मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, पता सोच ले कोई कि स्टार कैसे लगा। लिखिए, विभाजित होने वाली कोशिका, विभाजित होने वाली कोशिका, विभाजित होने वाली कोशिका मातृकोशिका, विभाजित होने वाली कोशिका मातृकोशिका मदर सेल तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका, विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका डॉटर सेल पुत्री कोशिका कहलाती है। विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका डॉटर सेल कहलाती है। डॉटर सेल कहलाती है। डॉटर सेल कहलाती हैं। आगे लिखिएगा, इसे में लिखना है कोशिका विभाजन के कारण, कोशिका विभाजन के कारण, कोशिका विभाजन के कारण जीवों के शरीर की वृद्धि, जीवों के शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। आप सबसे लास्ट बेंच पे आपसे ही पूछ रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। शुभम। बताइए शुभम, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है? या फिर वृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं और विकास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं जानना चाह रही हूँ, बताइए। अब मैं हिंदी वालों से भी पूछूंगी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। बताओ भाई, वृद्धि को क्या कहेंगे इंग्लिश में? ग्रोथ। वृद्धि को ग्रोथ और विकास को डेवलपमेंट। क्लियर हो गया? डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, डेवलप भी बोल सकते हैं। अब वो किस आधार पे देख रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। हाँ, हम लोग डेवलपमेंट हो गए और जो हो रहे हैं वो डेवलप हो रहे हैं, है ना? विकास तो चल रहा है, उनका चल रहा है, हमारा हो गया है, ऐसा करके। डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकासशील, डेवलप का अर्थ होता है विकास, है ना? जो डेवलपमेंट है वो क्या है? नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव? नाउन है ना? अब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगी, चलो, मुझे इतना टाइम नहीं है पढ़ाने का। आगे लिखो, इतना लिख रहे हैं। वृद्धि और विकास होता है, समझ में आया? ग्रोथ और विकास में डिफरेंट है। चलिए लिखिए, कोशिका विभाजन, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इसी पे लिखना है। कोशिका विभाजन तब तक चलता रहता है, कोशिका विभाजन तब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो जाता, शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो जाता, पूर्ण विकास नहीं हो जाता। चलिए अब लिखिए, कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। लिखे दे रहे हैं हम। आसूत्री विभाजन ये लिखा हुआ है, ठीक है? और इसका इंग्लिश भी लिख लीजिए। माइटोसिस, इसको बोलते हैं माइटोसिस, और इसको क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री को मियोसिस। हाँ जी, लिख लीजिए, बिल्कुल जरूरी है। तो
क्या पता चले हिंदी में ही मियोसिस लिख के आ जाए तो अब कंफ्यूज हो जाओ कि मियोसिस क्या है। तो मियोसिस कुछ और नहीं, अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, हो गया। चलिए पहला डाल के लिखिए अर्धसूत्री विभाजन। पहला हेडिंग कीजिए अर्धसूत्री विभाजन। चलिए लिखिए इसमें यह विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, यह विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिकाओं में पाया जाता है। यह विभाजन या होता है भी लिख सकते हैं। यह विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे जीवाणु, जीवाणु मीन्स बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु को वायरस, जीवाणु, विषाणु, नीलहरी शैवाल, प्रोटोजोआ जीव, चारों नाम ये लिखे हुए हैं। जीवाणु, विषाणु, नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोटोजोआ जीव, प्रोटोजोआ जीव। प्रोटोजोआ में भी एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लीजिएगा साइड में, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी प्रोटोजोआ है। इसको हम लोग जब आपका वर्गीकरण हम पढ़ाएंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये फंजाई वगैरह, तब उसमें बताएंगे। ठीक है, अभी बस लिख लीजिए, अपने थोड़ा सा नॉलेज के लिए थोड़ा सा लिख लीजिए। चलिए आप लिखिए समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, यह सामान्य कोशिका विभाजन है। देखिए समसूत्री विभाजन पे, यह सामान्य कोशिका विभाजन है। इस विभाजन की खोज, सामान्य कोशिका विभाजन है, सामान्य कोशिका विभाजन है। इस विभाजन की खोज या सेल डिवीजन की खोज वॉल्टर फ्लेमिंग ने ये लिखा हुआ है, वॉल्टर फ्लेमिंग ने सन 1882 में की थी। समसूत्री विभाजन की खोज वॉल्टर फ्लेमिंग ने सन 1882 में की थी, सन 1882 में की थी। लिखिए आगे, यह विभाजन कायिक कोशिकाओं, सोमैटिक सेल्स, कायिक कोशिकाओं, कायिक सामने लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखेगा, कायिक कोशिकाओं या सोमैटिक सेल, दोनों नाम लिखेंगे इसके। कायिक कोशिकाएं या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सोमैटिक सेल में पाया जाता है। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं या सोमैटिक सेल में पाया जाता है। सबको बता दिया है हमने, जिसको नहीं याद रहता तो वो अपने कॉपी पे लिख लेना कि सोमैटिक सेल कहाँ होती हैं। ठीक है, त्वचा में, हमारे पाचन अंग में, उत्सर्जन अंग में आदि। जिसको नहीं याद है वो लिख लीजिएगा। अब पता चले पढ़ते वक्त आप कंफ्यूज हो जाओ कि सोमैटिक सेल तो बता दिए लेकिन होती कहाँ है। तो आपकी जो स्किन है ना, आपका पाचन अंग है, मतलब उत्सर्जन अंग है, इन सभी में हमारी सोमैटिक सेल प्रेजेंट होती है। ठीक, चलिए स्टार पॉइंट लिखिए। पहला स्टार पॉइंट लिखेंगे, शरीर में घावों का भरना, शरीर में घावों का भरना, इंजरी हीलिंग, शरीर में घावों का भरना समसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। शरीर में घावों का भरना समसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। ये पेपर में आ चुका है, इसलिए याद रखिएगा कि शरीर में घावों का भरना किस विभाजन के कारण होता है। तो किसके कारण होगा? समसूत्री विभाजन। अगला स्टार पॉइंट लिख लिया पीछे। चलिए अगला स्टार पॉइंट लिखिए, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। समसूत्री विभाजन 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पांचों के नाम बस लिख लीजिए। समसूत्री विभाजन
5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पांचों के नाम ये लिखे हुए हैं, कॉपी पे नोट कर लीजिए। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, पांचों के नाम बस लिख लीजिए। जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बता देंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैडम इसको क्यों डिस्क्राइब नहीं कर रही हैं, इसलिए क्योंकि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो गया सबका? मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हो गया सबका? एक और क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये आया था कि जो छिपकली होती है उसकी जब पूंछ कट जाती है तो पूंछ दोबारा आ जाती है, तो किस डिवीजन के कारण होगा? समसूत्री विभाजन, क्योंकि इंजरी हील करने का काम कौन सा विभाजन करता है? समसूत्री। तो अगला स्टार पॉइंट लिख लीजिए। अंगों का पुनः निर्माण होना, अंगों का स्टार पॉइंट लिखिए अगला। अंगों का पुनः निर्माण होना, रीजनरेशन है ना, पुनः निर्मित। अंगों का पुनः निर्माण होना समसूत्री विभाजन का ही उदाहरण है। समसूत्री विभाजन का ही उदाहरण है। अंगों का पुनः निर्माण होना समसूत्री विभाजन का उदाहरण है। क्या हो गया भाई? जैसे छिपकली की पूंछ। हाँ, अरे लिख सकते हो जैसे छिपकली की पूंछ। और किसी का देखा है? ये हम लोगों में भी होता है। हम लोग की हड्डी जब टूट जाती है तो हड्डी जुड़ जाती है, याद है कि नहीं याद है? हाथ में टूटे हुए, उंगली कट जाने का मतलब है पूरी सेल वहां से नष्ट हो जाता है। अगर सेल है, जीभ आ जाती है। हाँ, तो वो छोटी सी चीज है लेकिन है तो। अब हाथ कट जाएगा तो हाथ नहीं आएगा, इतना मैं पहले से बता रही हूँ। ठीक है, चलो आगे लिखिए। अर्धसूत्री विभाजन, हम छोटी सी चीज की बात करें। ऐसा पर हाथ काट लो मैडम बताएंगे कि आ जाएगा हाथ, ऐसा नहीं कर लेना। चलो लिखो अर्धसूत्री विभाजन। लिखिए, इस विभाजन की खोज, इस विभाजन की खोज, इस विभाजन की खोज फॉर्मर तथा मूरे ने, ये लिखा हुआ है, इस विभाजन की खोज फॉर्मर तथा मूरे, भूरे नहीं है, मूरे है, फॉर्मर तथा मूरे ने सन 1905 में की थी। फॉर्मर तथा मूरे ने सन 1905 में की थी। यह विभाजन, यह विभाजन, यह विभाजन द्विगुणित कोशिकाओं, यह विभाजन द्विगुणित जनन कोशिकाओं, ऐसा लिख लीजिए। यह विभाजन द्विगुणित जनन कोशिकाओं, डिप्लॉयड बोलते हैं द्विगुणित को, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। ठीक है, यह विभाजन द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। डिप्लॉयड जनन को बोलेंगे रिप्रोडक्शन सेल। ठीक है, आगे लिखिए, स्टार पॉइंट बना के लिख लीजिए इसको। यह परागकणों, परागकण किस में पाए जाते हैं? फूलों में। कोई बोल रहा पुरुषों में। यह विभाजन परागकणों, परागकणों को एंथर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एंथर। हम तो कभी कभी चौंक जाते हैं कि कैसे कैसे आंसर मिल जाते हैं। यह विभाजन परागकणों, वृषण, टेस्टिस बोलते हैं, वृषण, टेस्टिस तथा अंडाशय, ओवरी में होता है। टेस्टिस और ओवरी में होता है, वृषण बोलते हैं। पुरुषों का जो प्रजनन अंग होता है वो कहलाता है वृषण। वृषण एवं अंडाशय में होता है। ठीक है, चलिए अब लिखिए। इसमें एक और फैक्ट है, स्टार पॉइंट एक और बनाइए।
एक और स्टार पॉइंट बनाइए, लिखिए इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या, इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी रह जाती है। इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी रह जाती है। पेपर में पूछ ले कि किस विभाजन में ऐसा होता है, तो याद रखें किस में होता है, अर्धसूत्री। ठीक, और जिस क्वेश्चन कितनी होती है? देखिए अगर मातृ कोशिका में 46 हो गई, संख्या में 46, तो उसमें कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। ठीक है, अब फिर दोनों का मिला के, पुरुष और नर दोनों का मिला के फिर वो बच्चे में 46 बनती है। ठीक है, लेकिन जब माता की भी 46 और उसकी पिता की भी 46, तो दोनों के मिला के फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, इसलिए आधी हो जाती है इनकी। क्योंकि ऐसा ये जो विभाजन होता है वो कहाँ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले आपके अंगों में होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक, और उसमें गुणसूत्र का ही विभाजन होता है स्पेशली। जो बता रहे थे कि जो परागकण है वो वृषण में नहीं होता, वो याद रखिएगा, वृषण में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। जिसको नहीं पता होगा वो ध्यान रखना, पेपर में आ जाए कि वृषण में क्या क्या बनता है तो पता चले एंथर लिख के आ जाओ, एंथर नहीं बनता, फूलों में बनता है। चलो अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट डाल लीजिए, 2-3 फैक्ट हैं उसको लिखा देते हैं। शुक्राणु बोलते हैं ना? हाँ, शुक्राणु बोलते हैं उसको। और अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, है ना, ओवम बोलते हैं जिसको। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। चलो लिखो पहला स्टार पॉइंट, केंद्रक का विभाजन, लिखते चलिए टाइम हो गया है। केंद्रक का विभाजन, स्टार पॉइंट, हाँ फैक्ट ही है। लिखिए केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कैरियोकाइनेसिस। केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। दूसरा स्टार पॉइंट, कोशिका का विभाजन, दूसरा स्टार पॉइंट, कोशिका का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। कोशिका का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। हो गया सबका? एक मैंने नहीं लिखाया था, कोशिका में भूल गया था हमें। कोशिका का जो थ्योरी दी गई थी, है ना, कोशिका थ्योरी, सेल थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी, स्लेडेन एंड स्वान ने। तो ये भी लिख लीजिए, ये छूट गया था तो जाते जाते इसको भी नोट कर लीजिए कॉपी में। स्लेडेन भी पढ़ते हैं इसको कुछ लोग स्लाइडेन भी पढ़ते हैं, तो दोनों का नाम अलग अलग है। ठीक है ना, हाँ ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो लिखिए कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। कोशिका का सिद्धांत जो था वो स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। स्वान का पूरा नाम है थियोडोर स्वान, इनका पूरा नाम है थियोडोर स्वान। कहीं पता चले स्वान मतलब कुत्ता समझ लो, तो वैज्ञानिक का नाम है, कुत्ता भी होता है। मैडम को हिंदी भी आती है थोड़ी थोड़ी? अच्छा चलो, अच्छा हंस होता है, हंस भी होता है। चलो स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान ने दी थी। हो गया सबका? अब आज के लिए इतना काफ़ी है, ये कंप्लीट हो गया है।